नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग स्टोन्स की। मतलब वो पत्थर जो इमारतें बनाने में काम आते हैं। हाँ। हमारे पास कुछ जानकारी है इनके बारे में। हम्म। इनके प्रकार, गुण कैसे बनते हैं, वो सब। बिल्कुल। तो आज का मकसद है कि इसमें से जो सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें हैं उन्हें निकालें। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पत्थरों को मतलब उनके अंदर क्या है, कौन से मिनरल्स हैं, उसके बेसिस पे बांटा जाता है ना? हाँ, एक तरीका ये है। कुछ होते हैं मोनो मिनरलिक, मतलब सिर्फ एक ही मिनरल, जैसे जिप्सम है या मार्बल भी काफी हद तक। और फिर पॉली मिनरलिक, जिनमें एक से ज्यादा मिनरल होते हैं। अच्छा। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, ये सब। हाँ बिल्कुल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर इसी में आते हैं। पर शायद जो सबसे फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है वो भूवैज्ञानिक है। मतलब ये बने कैसे। ओके। तो वो कैसे होता है? इसमें 3 मुख्य प्रकार है। पहला है आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स। आग्नेय, आग से बनी हुई। हाँ, एक तरह से इन्हें मात्र चट्टान भी कहते हैं। ये बनती है मैग्मा से। पिघली हुई चट्टान जब ठंडी होकर जम जाती है। अच्छा। और आपको पता है, धरती की ज्यादातर चट्टानें करीब 85% इसी टाइप की हैं। अरे वाह, 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये भी 2 तरह की होती हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। हाँ, जब मैग्मा लावा बनकर धरती की सतह पर आ जाता है और जल्दी ठंडा होता है, जैसे बेसॉल्ट ट्रैप। और इंट्रूसिव मतलब अंदर, जब मैग्मा सतह के नीचे ही धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसे ग्रेनाइट। बिल्कुल, ग्रेनाइट, गैब्रो। और ये जो ठंडा होने की स्पीड है ना, इसी से तय होता है कि पत्थर के दाने कैसे होंगे। अच्छा। कैसे? अगर सतह पर जल्दी ठंडा हुआ तो दाने महीन होंगे, बारीक। और अगर गहराई में धीरे धीरे ठंडा हुआ तो दाने मोटे होंगे। ओह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठंडा होने की रफ्तार से बनावट तय होती है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुआ पहला प्रकार। बाकी 2, हाँ। दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी मतलब अवसाद, जमा हुआ कुछ। एग्जैक्टली। ये बनती हैं पहले से मौजूद चट्टानों के टूटे हुए कणों से। मतलब आग्नेय चट्टानें टूटती हैं, हाँ। फिर उनके कण हवा या पानी के साथ बहकर कहीं जमा हो जाते हैं, परत दर परत। फिर ऊपर की परतों के दबाव से नीचे की परतें ठोस पत्थर बन जाती हैं। अच्छा, तो ये वो हैं जिनसे धरती की सतह ज्यादातर ढकी है, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह का करीब 3/4 हिस्सा इन्हीं से ढका है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब आम उदाहरण है। समझ गया। और तीसरा प्रकार? कायांतरित, मेटामॉर्फिक। हाँ, इसका तो नाम ही बता रहा है, काया का अंतरण, मतलब रूप बदलना। एकदम सही पकड़ा। जब पुरानी चट्टानें, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, वो धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव झेलती हैं, तो उनका रूप बदल जाता है, उनकी काया बदल जाती है। अच्छा, केमिकल स्ट्रक्चर वही रहता है? ज्यादातर, हाँ। रासायनिक संरचना कमोबेश वही रहती है, पर फिजिकल फॉर्म, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मिनरल्स वो बदल जाते हैं। कोई उदाहरण? सबसे कॉमन है चूना पत्थर का संगमरमर यानी मार्बल बन जाना। ओ, मार्बल ऐसे बनता है? हाँ, और शेल नाम की एक अवसादी चट्टान होती है, वो स्लेट बन जाती है। स्लेट, जिस पर लिखते थे पहले? हाँ, वही। इसी तरह ग्रेनाइट से नीस बन जाता है और बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट। बाप रे, मतलब गर्मी और दबाव पत्थरों का पूरा मेकओवर कर देते हैं। बिल्कुल, उन्हें एक नया रूप दे देते हैं। अच्छा, इनको केमिकल बेसिस पर भी तो बांटते हैं ना? कुछ सिलिका वाला, कुछ क्ले वाला, ऐसा कुछ? हाँ, ये भी एक तरीका है क्लासिफाई करने का, उनके मुख्य रासायनिक घटक के आधार पर। एक है सिलिकामाए, जिनमें सिलिका मतलब रेत मेन कंपोनेंट है। जैसे ग्रेनाइट, हाँ, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। फिर है मृत्तिकामय, इनमें क्ले या एल्यूमिना ज्यादा होता है। क्ले, मिट्टी। हाँ, जैसे स्लेट, लेटराइट। और तीसरे हैं चूनामय, कैल्केरियस, जिनमें चूना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल, जैसे चूना पत्थर और मार्बल भी। और फिजिकली भी तो कुछ होता है, परत वाले और बिना परत वाले। हाँ, वो भी एक क्लासिफिकेशन है। स्तरित, स्ट्रेटिफाइड, और अस्तरित, अनस्ट्रेटिफाइड। स्तरित माने परतदार। हाँ, जिनमें परतें दिखती हैं, जिन्हें परतों में बांटा जा सकता है, जैसे बलुआ पत्थर, स्लेट। ओके। और अस्तरित मतलब जिनमें परतें नहीं होती, वो एक मास की तरह होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। समझ गया। ये क्लासिफिकेशन पत्थर को समझने में काफी मदद करते हैं। चलिए
अब कुछ आम पत्थरों पर फोकस करते हैं। ग्रेनाइट की बात करते हैं पहले। जरूर। ग्रेनाइट, जैसा हमने कहा, एक आग्नेय चट्टान है, इंट्रूसिव, मतलब धरती के नीचे बना। हाँ। अस्तरित है, परतें नहीं होती और सिलिकामय है। इसमें मुख्य मिनरल है क्वार्ट्ज, फेल्सपार और थोड़ा अभ्रक यानी माइका भी। और ये काफी मजबूत होता है, सुना है। ओह बहुत। ये बहुत कठोर होता है। मोस स्केल पर इसकी हार्डनेस 6 से 7 होती है। 6-7? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसीलिए बहुत टिकाऊ भी है। और इसका वजन भी काफी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 के बीच। और पानी सोखता है क्या? ना के बराबर। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 1% से भी कम होता है। अच्छा, तभी इसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहां मजबूती चाहिए, जैसे पुलों की नींव। हाँ, पुलों की नींव, बंदरगाहों की दीवारें, रिटेनिंग वॉल्स। और आजकल किचन के काउंटर टॉप्स, स्लैब्स में भी बहुत चलता है। महंगी इमारतों में फ्लोरिंग और क्लैडिंग में भी यूज होता है। सही है। मजबूती और टिकाऊपन इसकी पहचान है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्बल की। संगमरमर, वो तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, मार्बल एक कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक। चूना पत्थर से बना हुआ। सही। और ये चूनामय है, कैलकेरियस। इसमें कभी कभी हल्की परतें दिख सकती हैं, तो इसे स्तरित में गिनते हैं। ओके, ये ग्रेनाइट जितना कठोर होता है? नहीं, उतना नहीं, पर फिर भी काफी कठोर है। इसकी खूबी है इसकी दानेदार क्रिस्टलाइन बनावट और चमक। इस पर पॉलिश बहुत अच्छी आती है। हाँ वो तो है, एकदम चमक जाता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेनाइट से थोड़ा ज्यादा है, करीब 2.73। और दबाव झेलने की क्षमता, मतलब क्रशिंग स्ट्रेंथ, वो करीब 720 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर है। 720। ग्रेनाइट से तो कम है ये। हाँ, ग्रेनाइट से कम है, इसीलिए इसे ज्यादातर सजावटी कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मूर्तियां, बिल्डिंग के फसाद पर सजावट, खूबसूरत फर्श, दीवारों पर टाइल्स की तरह, जहाँ सुंदरता ज्यादा जरूरी हो। तो मतलब पत्थर चुनते समय ये देखना पड़ता है कि हमें मजबूती चाहिए या खूबसूरती, या दोनों का बैलेंस। बिल्कुल, एप्लीकेशन क्या है उस पर निर्भर करता है, और बजट पर भी, जाहिर है। हाँ वो तो है ही। अच्छा, ये जो गुण है पत्थरों के, कठोरता, पानी सोखना, दबाव झेलना, इनको टेस्ट करने के कुछ तरीके भी होंगे ना, स्टैंडर्ड तरीके? हाँ बिल्कुल है। लैब में कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं पत्थर की क्वालिटी जांचने के लिए। जैसे? एक है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। पत्थर का सूखा वजन लेते हैं, फिर उसे 24 घंटे पानी में डुबो कर रखते हैं, फिर वजन लेते हैं। अच्छा। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन को अपने सूखे वजन के 5% से ज्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। ओके, 5% लिमिट है। हाँ। फिर है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। पत्थर के क्यूब पर दबाव डालकर देखते हैं कि वो कब टूटता है। ये कितना होना चाहिए? कम से कम 1000 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मेगापास्कल होना चाहिए अच्छे पत्थर के लिए। 100 MPa, ठीक है। और हार्डनेस टेस्ट, मोहर स्केल वाला। इससे पता चलता है कि पत्थर पर खरोच आसानी से लगेगी या नहीं। वो 1 से 10 वाला स्केल, जिसमें हीरा 10 पर है? हाँ वही। टैल्क सबसे नरम 1 पर और हीरा सबसे कठोर 10 पर। समझ गया। और कोई टेस्ट? एक अब्रेजन टेस्ट भी होता है, ये देखने के लिए कि पत्थर घिसता कितना है, खासकर अगर उसे फर्श वगैरह पर इस्तेमाल करना हो। हाँ, जहाँ रगड़ ज्यादा लगेगी। सही बात है। तो ये कुछ मुख्य टेस्ट हैं जो पत्थर की ड्यूरेबिलिटी और सूटेबिलिटी तय करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो मतलब पत्थर खरीदने से पहले ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये वाकई बहुत काम की बात है। बिल्कुल। पत्थर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होना चाहिए, उसमें वो गुण भी होने चाहिए जो उस काम के लिए जरूरी है। तो आज हमने बिल्डिंग स्टोन्स की दुनिया को थोड़ा और करीब से जाना, समझा कि ये कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनके खास गुण क्या क्या हैं। हाँ, और ये विषय बहुत गहरा है। असल में हर पत्थर की अपनी एक कहानी है, लाखों साल की कहानी। सही कहा। एक बात सोचने लायक है ना, कि हर पत्थर, चाहे वो मजबूत ग्रेनाइट हो या खूबसूरत संगमरमर, अपने अंदर पृथ्वी के लाखों साल का इतिहास समेटे हुए है। तो अगली बार जब हम किसी पुरानी पत्थर की इमारत को देखें या किसी पत्थर के फर्श पर चलें, तो एक पल रुककर सोचें। क्या? नमस्कार। आज हम निर्माण की दुनिया की एक बहुत ही आम, लेकिन कहें तो उतनी ही जरूरी चीज पर बात कर रहे हैं। ईंटें और टाइलें? हाँ, ईंटें और टाइलें। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इनके बनने की प्रक्रिया, इनके प्रकार और सबसे अहम इनकी क्वालिटी के जो तकनीकी पहलू हैं उन पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल।
तो चले इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये जो साधारण सी ईंट दिखती है इसके पीछे कितना विज्ञान है, कितने मानक हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन तकनीकी बातों से मुख्य चीजें निकालें ताकि निर्माण सामग्री की इस दुनिया की एक साफ तस्वीर सी बन जाए। बिल्कुल। और नीकी शुरू करने के लिए सबसे दिलचस्प है कि ईंट की मिट्टी में होता क्या है, मतलब मुख्य चीजें क्या हैं। हाँ, क्या होता है उसमें? देखिए, दो चीजें मेन है। सिलिका करीब 50 से 60% और एल्यूमिनिया वो होता है 20 से 30%। अच्छा। सिलिका जो है वो ईंट को उसका आकार देता है, मजबूती देता है और उसे सिकुड़ने या चटकने से बचाता है। और एल्यूमिना देता है लचीलापन, प्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं, ताकि मिट्टी को आसानी से ढाला जा सके। पर ये दोनों सही मात्रा में होने चाहिए। तो मतलब इनका बैलेंस बिगड़ा तो गड़बड़ है। एकदम सही। मान लीजिए एल्यूमिना ज्यादा हो गया तो ईंट सूखेगी या पकेगी ना तो ज्यादा सिकुड़ेगी, टेढ़ी हो सकती है, दरारें आ सकती हैं। अच्छा, तो ये बैलेंस साधना पहला कदम है। हाँ, और फिर इन्हें एक स्टैंडर्ड साइज भी तो देते हैं, है ना? मैंने सुना है कोई IS 1077 कोड होता है इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। भारतीय मानक ब्यूरो का IS 1077 कोड है। वो कहता है कि स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर ईंट का साइज 19 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर? जी। हालांकि कुछ पुरानी पारंपरिक ईंट अलग साइज की भी मिल सकती हैं, पर ये मानक होने से ना चिनाई का काम आसान हो जाता है, एक जैसा होता है। समझ गई। और बनाने का तरीका क्या ये बस मिट्टी ली, गूथी, शेप दिया और पका दिया, इतना आसान है? कहने में आसान लगता है, पर इसमें भी कई स्टेप्स हैं ध्यान से करने वाले। जैसे? पहले तो मिट्टी तैयार करना, उसमें खुदाई है, फिर मिट्टी को साफ करना, कंकड़ पत्थर हटाना, फिर सही चीजें मिलाना, पानी डालकर ठीक से गूंथना, फिर ईंटों को सुखाना पड़ता है जब तक उनमें नमी मॉइस्चर करीब 2% ना रह जाए। ओके। और आखिर में सबसे जरूरी स्टेप भट्ठे में पकाना, और तापमान भी काफी ज्यादा होता है। कितना? आपने कहा था काफी ज्यादा? हाँ, करीब 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। बाप रे, 1200 डिग्री! इसमें भी कुछ खास होता होगा पकने में? हाँ, पकने के भी 3 फेज होते हैं, आप कह सकते हैं। पहला डिहाइड्रेशन, मतलब पानी भाप बन जाता है। ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन, जिसमें मिट्टी में जो कार्बन वगैरह होता है वो जल जाता है। और सबसे अहम है विट्रिफिकेशन। इस हाई टेम्परेचर पर मिट्टी के कण थोड़े पिघलते हैं और आपस में कांच की तरह जुड़ जाते हैं, एकदम फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये विट्रिफिकेशन, इसी से ईंट इतनी सख्त और मजबूत बनती है। अब समझ आया। बिल्कुल। लेकिन सारी ईंटें एक जैसी नहीं होती, बाजार में तो अलग-अलग दिखती हैं। इनकी क्वालिटी कैसे तय होती है? हाँ, क्वालिटी के हिसाब से इन्हें बांटा जाता है। मुख्य तौर पर 4 क्लास या श्रेणियां हैं: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास। पहली वाली सबसे अच्छी होगी। एकदम। फर्स्ट क्लास ईंट का मतलब है एकदम सही साइज, चिकनी सतह, किनारे बिल्कुल शार्प, तेज, और अगर दो ईंटों को टकराएं तो धातु जैसी आवाज आती है, तन की। अच्छा। और सबसे खास बात, ये पानी बहुत कम सोखती है, अपने सूखे वजन का 20% से भी कम। और इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी वजन सहने की ताकत वो सबसे ज्यादा होती है, कम से कम 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या कहें 105 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर। पानी कम सोखना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, अगर ईंट ज्यादा पानी सोखेगी तो दीवार में सीलन आएगी, और जहां ठंड पड़ती है वहां पानी जमकर ईंट को फाड़ भी सकता है। इसे फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं। ओहो, ये तो गंभीर बात है। और बाकी क्लास, जैसे फोर्थ क्लास वाली ईंटें थोड़ी ज्यादा पकी हुई और बर्न्ट होती हैं, आकार भी थोड़ा बिगड़ा हुआ हो सकता है, टेढ़ी मेढ़ी। तो ये बेकार हुई? नहीं, बेकार नहीं, ये बहुत सख्त होती हैं ज्यादा पकने से। तो इनका इस्तेमाल नींव में या फर्श के नीचे रोडी यानी टुकड़ों के तौर पर कर लेते हैं। अच्छा, और आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की, वो IS कोड 1077 भी इसी बेस पर बांटता है क्या ईंटों को? हाँ, IS 1077 असल में ईंटों को उनकी मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर 11 क्लास में बांटता है। क्लास 3.5 से शुरू होकर क्लास 35 तक। 3.5 मतलब वो ईंट कम से कम 3.5 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर का दबाव झेल सकती है। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, इमारत का वजन सहने के लिए सही ताकत वाली ईंट चुनना। बिल्कुल। तो ये सब गुण जांचने के कुछ तरीके भी तो होंगे, मतलब हम खरीदने जाए तो कैसे पता चले? हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड टेस्ट हैं इसके लिए, IS 3495 कोड में दिए गए हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? कई हैं, जैसे एक है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट।
इसमें ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोकर देखते हैं कि उसने कितना पानी सोखा। वो 20% वाली बात। हाँ, फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। मशीन से ईंट पर दबाव डालते हैं जब तक वो टूट ना जाए। पता चलता है कितना लोड ले सकती है। और वो दीवारों पर कभी-कभी सफेद पाउडर जैसा आ जाता है, उसका भी कुछ है? हाँ, उसे एफ्लोरेसेंस टेस्ट कहते हैं, उत्फुल्लन। ईंट में अगर घुलने वाले नमक मतलब सॉल्युबल सॉल्ट्स ज्यादा हों तो नमी मिलने पर वो सतह पर आ जाते हैं और सफेद दाग या पाउडर बना देते हैं। ये खराब लगते हैं बस, या नुकसान भी करते हैं? दिखते तो खराब हैं ही, पर अगर ज्यादा हो तो प्लास्टर को भी उखाड़ सकते हैं। टेस्ट में देखते हैं कि कितने एरिया पर ये दाग आए हैं। 10% से कम है तो स्लाइट, अगर 50% से ज्यादा है और पाउडर बन रहा है तो सीरियस माना जाता है। बाप रे, मतलब बनाने में जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि ईंट में डिफेक्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कम या ज्यादा पक जाना, अंडरबर्न्ड या ओवरबर्न्ड। कम पकी ईंट मजबूत नहीं होगी, पानी ज्यादा सोखेगी। ज्यादा पकी ईंट का आकार बिगड़ सकता है। और एक होता है ब्लोटिंग। अगर मिट्टी में सल्फर ज्यादा हो तो पकते समय गैस बनती है और सतह पर स्पंज जैसी सूजन आ जाती है। ओहो। फिर ब्लैक कोर होता है, मतलब ईंट का अंदरूनी हिस्सा काला रह गया, ठीक से पका नहीं। या लैमिनेशन, मिट्टी ठीक से गुंथी ना हो तो अंदर हवा फंसी रह जाती है और परतें बन जाती हैं। ये सब ईंट को कमजोर करते हैं। तो ये तो हुई आम ईंटों की बात, कुछ खास तरह की ईंटें या टाइलें भी होती हैं? हाँ बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से अलग अलग बनती हैं। जैसे फायर ब्रिक्स हैं या रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कहते हैं। फायर ब्रिक्स, आग वाली? हाँ, मतलब ये बहुत ज्यादा तापमान झेल सकती हैं, 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। तो ये भट्टियों में, बॉयलरों में लगती हैं। अच्छा। फिर खोखली ईंटें होती हैं, हॉलो ब्रिक्स। हाँ। अंदर से खोखली, ये वजन में हल्की होती हैं और इनसे गर्मी और आवाज का इंसुलेशन अच्छा होता है। कमरे ठंडे या गर्म रखने में मदद करती हैं। ये तो बढ़िया है। और टाइल्स? टाइल्स आप कह सकती हैं कि पतली ईंटें ही हैं, मोटाई 4 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। फर्श पर, दीवारों पर या छत पर लगाने के काम आती हैं। और एक टेराकोटा भी होता है, वो एक खास किस्म की पकी मिट्टी है जो ज्यादातर सजावटी चीजें बनाने में इस्तेमाल होती है। तो कुल मिला के देखें तो ईंट सिर्फ मिट्टी का एक पका हुआ टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो पूरा विज्ञान है, सही मिक्सचर, एक तय प्रोसेस, क्वालिटी के कड़े स्टैंडर्ड्स और फिर उनको जांचने के तरीके। सही कहा, हर स्टेप पर ध्यान देना होता है। मिट्टी के कंपोनेंट्स का बैलेंस, पकाने का तापमान और टाइम, उसमें कंकड़, ज्यादा चूना या नमक जैसी हानिकारक चीजें ना हो, और आखिर में टेस्टिंग। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि जो ईंट बन रही है वो भरोसे लायक है, टिकाऊ है। तो इस पूरी बातचीत का सार शायद यही है कि अगली बार जब हम कोई ईंट की दीवार देखें तो शायद एक पल को सोचें कि इस सादी सी दिखने वाली चीज के पीछे कितनी इंजीनियरिंग, कितने मानक हैं जो इसे मजबूती दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी आम सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके बनने की कहानी इतनी जटिल, वैज्ञानिक और मानकों से बंधी हुई हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद आगे की खोज के लिए एक दिलचस्प सवाल। नमस्कार, आज हम बात करेंगे चूने की। वही चूना जो अक्सर हमें दीवारों पर सफेदी के रूप में दिखता है। पर क्या ये बस इतना ही है? हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि चूना असल में काफी जटिल और बहुगुणी चीज है। तो चलिए समझते हैं इसे। शुरुआत करते हैं कि चूना मतलब बनता कैसे है। हाँ, देखिए, चूना बनाने की जो प्रक्रिया है वो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से शुरू होती है। इसे जब बहुत तेज आंच पर करीब 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पर भट्ठी में तपाते हैं, इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। तो हमें मिलता है कली चूना, क्विक लाइम। जो भट्ठी से निकलता है वो ढेलों जैसा होता है। अच्छा, तो ये हुआ कली चूना, लेकिन वो एक बुझा हुआ चूना भी तो होता है, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, वो अगला कदम है। जब इस कली चूने में मतलब ढेलों में पानी मिलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं स्लीकिंग या चूने का बुझना, और इससे बनता है बुझा हुआ चूना, स्लेक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम। और हाँ, इस प्रोसेस में काफी गर्मी भी निकलती है। गर्मी भी? अच्छा जी हाँ, काफी गर्मी। और एक मजेदार बात बताऊं जी, शुद्ध चूना जब बुझता है ना, हाँ, तो वो अपने वॉल्यूम में मतलब आयतन में 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। 2.5 गुना? अरे वाह, ये तो फिर कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखने वाली बात होगी। और ये चूना पत्थर के अलावा और कहाँ से मिलता है हमें?
देखिए, मुख्य स्रोत तो चूना पत्थर ही है। हाँ। सबसे शुद्ध चूना उसी से मिलता है। पर इसके अलावा डोलोमाइट है, जिप्सम भी है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनसे भी, और हाँ, समुद्री सीपियां या चौक, इनसे भी चूना मिल जाता है। तो क्या ये मतलब इन सब अलग अलग स्रोतों से जो चूना मिलता है वो एक जैसा ही होता है या कुछ फर्क होता है इनमें? नहीं नहीं, बहुत बड़ा फर्क होता है। गुणों में काफी अंतर आ जाता है। मुख्य तौर पे हम चूने को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है शुद्ध चूना, फैट लाइम या प्योर लाइम। ये करीब 95-97% तक शुद्ध होता है। क्लास सी मानते हैं इसे। ये धीरे धीरे जमता है और इसे जमने के लिए हवा की कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसका इस्तेमाल ज्यादातर सफेदी में, प्लास्टर में या फिर सीमेंट बनाने में भी। ठीक है, ये हुआ शुद्ध चूना। और दूसरी कैटेगरी आपने कहा 3 है? हाँ, दूसरी कैटेगरी सबसे खास है। वो है जलीय चूना, हाइड्रोलिक लाइम। ये मिलता है कंकड़ जैसे अशुद्ध चूना पत्थरों से। इसमें सिलिका, एल्यूमिना, मतलब चिकनी मिट्टी जैसी अशुद्धियां होती हैं, और यही अशुद्धियां इसे वो खास गुण देती हैं जिसकी वजह से ये इतना महत्वपूर्ण है। कौन सा खास गुण? ये पानी के अंदर भी जम सकता है, बिना हवा के संपर्क के भी, और तेजी से जमता है। इसीलिए इसे हाइड्रोलिक कहते हैं। इसे चिनाई जैसे मजबूत कामों में इस्तेमाल करते हैं। ये क्लास ए में आता है। पानी के अंदर जमना। अच्छा, तो यही है वो जलीय गुण या हाइड्रोलिसिटी जिसके बारे में हम सुनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध चूना था वो पानी के अंदर काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शुद्ध चूने को जमने के लिए हवा मतलब CO2 जरूरी है, जबकि ये जलीय चूना पानी के नीचे भी सेट हो जाता है, जैसे सीमेंट की तरह। इसीलिए तो ऐसे पुलों की नींव या नहरों की लाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल करते आए हैं सदियों से। समझ गई। और तीसरी कैटेगरी? तीसरी है अशुद्ध चूना, प्योर लाइम या लीन लाइम। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें अशुद्धियां 30% से भी ज्यादा होती हैं। क्लास बी में आता है ये बहुत धीरे जमता है और मजबूती भी कम होती है। तो इसे बस छोटे मोटे या कह लीजिए निम्न श्रेणी के कामों में ही इस्तेमाल करते हैं, नींव वगैरह में कहीं कहीं। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे थोड़ी सी अशुद्धि, जैसे वो चिकनी मिट्टी आपने बताई, वो चूने का पूरा कैरेक्टर ही बदल देती है, उसे पानी में जमने की ताकत दे देती है। लेकिन हम पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा चूना किस कैटेगरी का है या उसकी क्वालिटी कैसी है? कोई टेस्ट वगैरह होते हैं? हाँ बिल्कुल, कई टेस्ट होते हैं। एक जरूरी टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट। ये देखते हैं कि चूने में फ्री लाइन मतलब बिना बुझा चूना तो नहीं बचा, क्योंकि अगर वो बाद में पानी के संपर्क में आया तो फैलेगा और फिर प्लास्टर या चिनाई में दरारें आ सकती हैं। तो ये टेस्ट पक्का करता है कि चूना जमने के बाद फैलेगा नहीं, स्थिर रहेगा। अच्छा, स्थिरता के लिए। और एक बॉल टेस्ट भी होता है। चूने की गोलियां बनाकर पानी में रखते हैं। वो कैसे फैलती हैं या घुलती हैं, उससे उसकी क्लास का मतलब A, B या C होने का अंदाजा लगता है। और देखने से भी पता चलता है, विजुअल टेस्ट। रंग से? हाँ, रंग से। एकदम सफेद रंग है तो मतलब शुद्ध चूना है। अगर हल्का भूरा या गहरा रंग है तो वो जलीय चूने का संकेत हो सकता है। उसमें मिट्टी जैसी गंध भी आ सकती है। और भारतीय मानक ब्यूरो IS कोड 712, उसने भी तो शायद चूने को ऐसे ही अलग अलग क्लास में बांटा है, मैंने पढ़ा था कहीं। जी हाँ, बिल्कुल। IS 712 1984 ने चूने को A से लेकर F तक 6 क्लास में बांटा है। जैसे क्लास A जो सबसे ज्यादा जली है, वो मजबूत संरचनात्मक कामों के लिए है, और क्लास C यानी शुद्ध चूना, वो सफेदी, प्लास्टर वगैरह के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जब जलीय चूने की बात हो ही रही है तो एक और शब्द आता है पोज़ोलाना। ये क्या चीज है? हाँ, पोज़ोलाना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम चूने की मजबूती और टिकाऊपन की बात करते हैं। पोज़ोलाना देखिए एक तरह का पदार्थ है। इसमें सिलिका और एल्यूमिना होता है। ये प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी की राख, या कृत्रिम भी, जैसे फ्लाई ऐश या पिसी हुई ईंटें। इसमें खुद में सीमेंट जैसे गुण नहीं होते, मतलब अकेले ये कुछ नहीं जमाएगा। अच्छा, फिर? पर जब इसे बुझे हुए चूने के साथ पानी की मौजूदगी में मिलाते हैं ना, तो ये चूने के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सीमेंट जैसे मजबूत कंपाउंड बनाता है। इससे चूने के जलीय गुण और बढ़ जाते हैं, मजबूती बढ़ती है, सिकुड़न कम होती है, और तो और ये समुद्री पानी के असर से भी बेहतर बचाव करता है। अरे वाह, तो ये एक तरह से जलीय चूने का बूस्टर जैसा हो गया। बिल्कुल, मतलब चूने को और ताकतवर बनाने के लिए। तो आज की इस पूरे बातचीत से ये तो एकदम साफ हो गया कि चूना सिर्फ वो सफेदी वाला पाउडर नहीं है जैसे हम समझते थे। ये तो अपनी बनावट और गुणों के आधार पर
एक बहुत ही वर्सटाइल बहुमुखी निर्माण सामग्री है। और खासकर इसका वो पानी के अंदर जमने वाला जलीय गुण, वो तो कमाल का है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है। जरा सोचिए, अगर चूने में ये हाइड्रोलिक गुण नहीं होता, ये पानी में जमने की क्षमता नहीं होती, तो शायद पानी के नीचे या बहुत नमी वाली जगहों पर जो मजबूत और टिकाऊ निर्माण हम देखते हैं, वो कैसे संभव हो पाता। शायद इसीलिए ये गुण इसे सदियों से इंजीनियरिंग की दुनिया का एक अहम हिस्सा बनाए हुए है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट की। वो पाउडर जो हमारी बिल्डिंग्स, हमारे पुल, मतलब हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया का एक तरह से बेस है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ टेक्निकल सोर्सेज हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें से काम की बातें निकालें, समझें कि भाई सीमेंट में होता क्या है, क्या इसके गुण हैं और इसे टेस्ट कैसे करते हैं। सही बात है। ये सोचना भी मतलब कमाल है कि सीमेंट जो इतना कॉमन लगता है हमें कंस्ट्रक्शन में, वो असल में इतने सारे केमिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। बिल्कुल। और इसकी खोज भी आपने बताया जैसे 1824 में हुई, जोसेफ एस्पिडीन ने की थी। हाँ। मोटे तौर पर देखें तो हाँ, ये चूना पत्थर और क्ले मतलब मिट्टी जैसी चीजों से बनता है। करीब 65% चूना पत्थर, 35% क्ले। पर असली इंजीनियरिंग जो है वो इसके अंदर के केमिकल्स के बैलेंस में है। अच्छा, तो चलिए इसी को खोलते हैं फिर। मेन कंपोनेंट्स क्या है इसके? सोर्सेज बताते हैं कि चूना मतलब CaO वो सबसे ज्यादा है, करीब 63%। जी हाँ, चूना या लाइम सबसे अहम है। यही बाइंडर का काम करता है, मतलब सबको जोड़ता है और स्ट्रेंथ, मजबूती देता है। और इसकी मात्रा बहुत जरूरी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर चूना थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो सीमेंट जमने के बाद फैल सकता है। उसे कहते हैं अनसाउंड होना। ओह, उससे तो फिर क्रैक्स आ सकते हैं स्ट्रक्चर में। बिल्कुल, दरारें आ सकती हैं या स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। और अगर चूना कम रह गया तो फिर मजबूती कम होगी और सेटिंग टाइम मतलब जमने का टाइम वो भी बढ़ जाएगा, धीरे जमेगा। समझ गया। अच्छा, चूने के अलावा और क्या है? सिलिका का जिक्र है, SiO2 करीब 20%। हाँ, सिलिका भी स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। फिर एल्यूमिना है, Al2O3 लगभग 6%। ये मदद करता है क्विक सेटिंग में, मतलब सीमेंट थोड़ा जल्दी जमे। और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 वो भी है, करीब 3%। हाँ, आयरन ऑक्साइड से रंगत आती है, वो जो ग्रेश कलर होता है, और थोड़ी हार्डनेस भी बढ़ती है। और एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे पीसते वक्त मिलाते हैं, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, CSO4, करीब 3 से 4%। जिप्सम वो क्यों डालते हैं? ये एक रिटार्डर का काम करता है, मतलब ये सीमेंट के जमने की रफ्तार को धीमा करता है। अच्छा, धीमा करता है, क्यों? सोचिए, अगर जिप्सम ना हो तो सीमेंट पानी मिलते ही मतलब फौरन एकदम से जम जाएगा, पत्थर जैसा। ओह, तो फिर उसे मिक्स करने या कहीं लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। तो जिप्सम हमें वो जरूरी टाइम देता है कि हम उसे ठीक से मिक्स कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके और जगह पर लगा सके। वाह, ये तो मतलब हर चीज का अपना एक खास रोल है, कमाल है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सोर्सेज में कुछ कंपाउंड्स का जिक्र है, बोग्स कंपाउंड्स कहते हैं शायद। C3S, C2S, ये क्या बला है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सीमेंट के असली वर्किंग मॉलिक्यूल हैं, मतलब वो हिस्से जो पानी के साथ रिएक्ट करके सीमेंट को हार्ड बनाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला और अहम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसे हम शॉर्ट में C3S या एलाइट भी कहते हैं। C3S ये जिम्मेदार है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, मतलब शुरू के दिनों में, पहले हफ्ते में जो तेजी से मजबूती आती है ना, वो ज्यादातर C3S की वजह से आती है। तो मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर जल्दी खड़ा करना है तो उसमें C3S ज्यादा होना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में यही करते हैं। ओके, और दूसरा C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट या C2S, इसे बेलाइट भी कहते हैं। ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है, ये देता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब बाद में आने वाली लंबे समय तक टिकने वाली मजबूती। अच्छा, और इसका एक और फायदा है, ये केमिकल अटैक जैसे सल्फेट वगैरह के हमले से सीमेंट को बचाता भी है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इंटरेस्टिंग। और बाकी के दो, C3A और C4AF, हाँ, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी C3A या सेलाइट, ये पानी डालते ही सबसे पहले फौरन रिएक्ट करता है। ओ, सबसे पहले। हाँ, और यही इनिशियल सेटिंग के लिए जिम्मेदार है, पर ये हीट भी सबसे ज्यादा जेनरेट करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी सबसे ज्यादा है, करीब 865 जूल प्रति ग्राम। बाप रे, इतनी गर्मी। हाँ, और इसकी मात्रा सल्फेट रेजिस्टेंस पर भी असर डालती है।
ज्यादा C3A मतलब सल्फेट अटैक का खतरा ज्यादा। ठीक है। और आखिरी वाला C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट ना फेलाइट, ये भी सेटिंग में थोड़ा योगदान देता है लेकिन C3A जितना नहीं, और ये गर्मी भी काफी कम पैदा करता है। इसकी सीमेंटिंग वैल्यू भी सबसे कम मानी जाती है। तो मतलब इन चारों कंपाउंड्स का जो मिक्स है, जो बैलेंस है, वही तय करता है कि सीमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। बिल्कुल एकदम सही। जैसे मैंने बताया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3A ज्यादा होगा। हाँ। वहीं अगर हमें लो हीट सीमेंट चाहिए, जैसे बड़े डैम्स बनाने के लिए जहां कंक्रीट का मास बहुत ज्यादा होता है, हाँ, वहाँ गर्मी ज्यादा निकलना प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, उससे क्रैकिंग हो सकती है। तो लो हीट सीमेंट में हम C2S बढ़ा देते हैं और C3A और C3S कम कर देते हैं ताकि हीट धीरे धीरे निकले। ये तो बहुत सोचा समझा विज्ञान है। अब ये हाइड्रेशन क्या चीज है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है? जलायोजन। हाइड्रेशन बस सीमेंट और पानी का केमिकल रिएक्शन है। जब सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये बोग्स कंपाउंड्स पानी से रिएक्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें गर्मी निकलती है। इसी रिएक्शन से जेल बनता है जो धीरे धीरे हार्ड होकर पत्थर जैसी मजबूती देता है। और कितना पानी चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए? पूरी तरह हाइड्रेशन के लिए, मतलब सारे सीमेंट पार्टिकल्स को रिएक्ट करने के लिए, सीमेंट के वजन का लगभग 23% पानी केमिकली बाउंड होने के लिए चाहिए और करीब 15% पानी और चाहिए होता है जेल पोर्स में भरने के लिए। तो कुल मिलाकर लगभग 38%। और क्या सीमेंट कितना बारीक पिसा है, उसकी फाइननेस ये भी मैटर करती है? हाँ, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा बारीक सीमेंट होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ओके। ज्यादा सरफेस एरिया मतलब पानी के साथ रिएक्शन के लिए ज्यादा जगह, तो हाइड्रेशन तेज होगा, मजबूती जल्दी आएगी। लेकिन इसका कोई नुकसान भी है? हाँ, अगर सीमेंट बहुत ज्यादा बारीक हो तो वो श्रिंकेज मतलब सिकुड़न ज्यादा दिखा सकता है और पानी की जरूरत भी थोड़ी बढ़ सकती है, तो एक ऑप्टिमम फाइननेस रखनी पड़ती है। समझ गया। तो अब ये बताइए कि सीमेंट जब बन जाता है तो उसकी क्वालिटी कैसे चेक कर दे? क्या हम मतलब साइट पे कुछ देख सकते हैं? हाँ, कुछ बेसिक फील्ड टेस्ट होते हैं। जैसे सीमेंट का रंग देखें, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, हरा स्लेटी सा। ठीक है। उसमें कोई गांठें या लंप्स नहीं होने चाहिए। हाथ में लेकर देखें तो ठंडा लगना चाहिए, गरम नहीं। ठंडा क्यों? गरम लग रहा है तो हो सकता है उसमें हाइड्रेशन शुरू हो गया हो, मतलब वो खराब होने लगा है। और एक टेस्ट है कि थोड़ी सी सीमेंट मुट्ठी में लेकर पानी के बाल्टी में डालें। अच्छी सीमेंट तुरंत डूब जानी चाहिए। अगर वो तैरती है तो उसमें मिलावट हो सकती है। अच्छा, ये तो आसान टेस्ट है। और लैब में क्या होता है? लैब में तो फिर बहुत सारे डिटेल टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो फाइननेस चेक करते हैं, या तो छलनी से छानकर सीप टेस्ट या ब्लेन एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया नापते हैं। कितना होना चाहिए वो एरिया? ओपीसी मतलब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कम से कम 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होना चाहिए। ओके, और फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं विकैट अपैरेटस से। इससे पता चलता है कि सीमेंट का नॉर्मल पेस्ट बनाने के लिए कितना पानी चाहिए। ओपीसी के लिए ये करीब 25 से 30% होता है। इसी विकार्ट अपैरेटस से सेटिंग टाइम भी नापते हैं, इनिशियल और फाइनल। ये सेटिंग टाइम क्यों जरूरी है? इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब शुरुआती जमाव काल, वो टाइम है जिसके बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू कर देता है। ये कम से कम 30 मिनट होना चाहिए ओपीसी के लिए, ताकि मिक्सिंग और प्लेसिंग का टाइम मिल सके। हाँ, और फाइनल सेटिंग टाइम वो है जब सीमेंट इतना हार्ड हो जाता है कि उस पर स्टैंडर्ड नीडल का निशान ना पड़े। ये ओपीसी के लिए 600 मिनट्स यानी 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कौन से टेस्ट हैं? एक बहुत जरूरी टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट। इससे ये चेक करते हैं कि सीमेंट जमने के बाद वॉल्यूम में ज्यादा फैलेगा तो नहीं। ये क्यों फैल सकता है? अगर सीमेंट में फ्री लाइम या मैग्नीशिया ज्यादा मात्रा में हो तो वो हाइड्रेशन के बाद फैलते हैं, जिससे क्रैक्स आ सकते हैं। इसे ली चैटेलियर फ्लास्क या ऑटोक्लेव मेथड से टेस्ट करते हैं। ओपीसी के लिए ली चैटेलियर में फैलाव 10 mm से कम होना चाहिए। और सबसे जरूरी मजबूती स्ट्रेंथ टेस्ट। हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके लिए सीमेंट सैंड मोटर के क्यूब बनाते हैं, आमतौर पर 70.6 mm साइज के, और उन्हें पानी में क्योर करते हैं। फिर 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन पर मशीन से दबाकर देखते हैं कि वो कितना लोड झेल सकते हैं। और इसी से ग्रेड तय होता है, जैसे 33, 44, 53 ग्रेड। बिल्कुल,
ये जो नंबर है 33, 43, 53, ये असल में 28 दिन की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या MPa में। समझ गया। अच्छा, सोर्सेज में कई तरह के सीमेंट का भी जिक्र था। OPC, PPC, RHC, ये क्या है? हाँ, जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के सीमेंट बनाए जाते हैं। OPC तो हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो सबसे कॉमन है। PPC है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसमें पोज़ोलाना मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश मिलाते हैं। यह ज्यादा टिकाऊ होता है, केमिकल अटैक बेहतर झेलता है और पानी वाली जगहों जैसे डैम्स या मरीन स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छा है। ओके। RHC? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें C3S ज्यादा होता है और इसे ज्यादा बारीक पीसा जाता है। ये जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ता है, जहां जल्दी काम खत्म करना हो या ठंडे मौसम में काम करना हो। और LHC? लो हीट सीमेंट। इसमें C2S ज्यादा और C3A कम होता है। ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है और कम गर्मी निकालता है। मास कंक्रीटिंग जैसे बड़े बांधों के लिए सूटेबल है। और एक SRC भी था? हाँ, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसमें C3A की मात्रा बहुत कम रखी जाती है, 5% से भी कम, क्योंकि C3A ही सल्फेट अटैक के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। ये उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां मिट्टी या पानी में सल्फेट ज्यादा हो, जैसे समुद्र के पास, सीवर लाइंस में वगैरह। तो मतलब हर काम के लिए खास तरह का सीमेंट है? जी हाँ, सही एप्लीकेशन के लिए सही सीमेंट चुनना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो सीमेंट वाकई में सिर्फ एक ग्रे पाउडर नहीं है, ये तो एक पूरी इंजीनियरिंग है, एक साइंस है जिसके हर छोटे कण का, हर केमिकल का अपना एक मकसद है। बिल्कुल सही कहा। और इसकी केमिस्ट्री, इसके गुण, इसके टेस्ट्स, इन सब को समझना हमें बेहतर और ज्यादा टिकाऊ स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करता है। सही सीमेंट चुनना, सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये सब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत से एक ख्याल और आता है। हमारे स्रोत इस पर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री का पर्यावरण पर काफी असर पड़ता है, काफी CO2 एमिशन होता है। हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए। तो शायद ये समझना कि सीमेंट कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या है, ये हमें शायद प्रेरित कर सकता है कि हम इसके और बेहतर सस्टेनेबल विकल्प ढूंढें या इसके इस्तेमाल के और एफिशिएंट तरीके निकालें। इस पर सोचना जरूरी है। निश्चित रूप से इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना ही होगा। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास की इमारतों में मतलब सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, लकड़ी यानी टिम्बर। हाँ, ये एक कमाल का नेचुरल मटेरियल है, फाइबर्स का मिक्सचर। सेलुलोज और लिग्निन मेनली। और हाँ, ये गर्मी भी अच्छी रोकती है, इंसुलेशन बढ़िया है इसका। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो लकड़ी के अलग अलग टाइप्स, उसकी बनावट, प्रॉपर्टीज, उसमें क्या कमियां आ सकती हैं और उसे कैसे बचाएं, इस बारे में है। सही। तो आज का मकसद है एक बेसिक समझ बनाना कि कंस्ट्रक्शन में ये लकड़ी इतनी जरूरी क्यों है और क्या है इसके चैलेंजेस। चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कि लकड़ी आती कहां से है। पेड़ों से, जाहिर है, पर पेड़ भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। हाँ, ग्रोथ के हिसाब से। एक तो वो जिनका तना बाहर की तरफ मतलब मोटाई में बढ़ता है, एक्सोजेनस कहते हैं इनको, जैसे अपने सागौन, साल, शीशम, देवदार, चीड़, ये सब। और दूसरे वो जिनका तना अंदर की तरफ बढ़ता है, जैसे बांस, बेंत, ताड़, ये एंडोजीनियस हो गए। अच्छा। और आज करना बांस पे बहुत ध्यान है। हाँ, सुना है। क्यों? एक तो ये ग्रीन मटेरियल है, सस्टेनेबल, फिर हल्का भी है, मजबूत भी, तो ट्रांसपोर्ट करना आसान। और सागौन? वो तो बहुत महंगा होता है। हाँ, सागौन की खासियत है कि उस पे दीमक आसानी से नहीं लगती, बहुत ड्यूरेबल है, इसीलिए कीमती है। ठीक है। अच्छा, एक और तरह से बांटते हैं ना पेड़ों को, मौसम के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, एवरग्रीन और डेसिडुअस, मतलब सदाबहार और पतझड़ वाले। तो सदाबहार वाले सॉफ्टवुड हुए, जैसे देवदार, चीड़। हाँ, सॉफ्टवुड हल्के रंग के, तेजी से बढ़ते हैं, और उनमें वो साल वाले घेरे, एनुअल रिंग्स साफ दिखते हैं। और पतझड़ वाले हार्डवुड, शीशम, सागौन जैसे। बिल्कुल, ये गहरे रंग के, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और इनकी लकड़ी भी ज्यादा मजबूत और भारी होती है। मतलब हार्डवुड की डेंसिटी और स्ट्रेंथ वो सॉफ्टवुड से ज्यादा हुई। हाँ, ज्यादा होती है, इसीलिए तो फर्नीचर या हेवी ड्यूटी काम में हार्डवुड बेहतर है। लेकिन फिर इसे काटना वाटना मुश्किल होता होगा। हाँ, कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल है सॉफ्टवुड के मुकाबले।
मजबूत जो है। अच्छा, अगर हम एक एक्सोजेनस पेड़ मतलब जो बाहर की तरफ मोटा होता है उसके तने को काट कर देखें, अंदर क्या क्या होता है? कई लेयर्स होती हैं। बाहर तो छाल हो गई बाग, उसकी ठीक नीचे कैम्बियम लेयर। ये कैम्बियम, ये वही है ना जो पेड़ को मोटा करती है? हाँ, यहीं से ग्रोथ होती है, रस भी यहीं बहता है। फिर अंदर आता है सैपवुड। सैपवुड, रस कास्ट, इसमें नमी ज्यादा होती है? हाँ, ये लिविंग पार्ट है, पेड़ को बढ़ने में मदद करता है, पर ये टिकाऊ कम होता है। और सबसे अंदर और सबसे अहम हिस्सा है हार्टवुड, अंतःकाष्ठ। ये सॉलिड होता है? बहुत सॉलिड, मजबूत, टिकाऊ और गहरे रंग का। कंस्ट्रक्शन में यही मेन है। और बीच में वो पिथ, सेंटर पॉइंट? हाँ, बिल्कुल सेंटर में पिथ। और पिथ से बाहर छाल तक पतली पतली लाइनें जाती हैं, वो मेड्यूलरी रेज कहलाती हैं। और वो गोल घेरे, एनुअल रिंग्स? वो तो पेड़ की उम्र बताते हैं। हर साल एक रिंग बनता है कैम्बियम लेयर से। और रिंग्स पास पास हो तो लकड़ी ज्यादा मजबूत मानी जाती है, डेंस होती है। अच्छा, अब आते हैं लकड़ी की प्रॉपर्टीज पर, इसकी ताकत। सुना है कि ये रेशो मतलब ग्रेन्स की दिशा में दबाव और खिंचाव दोनों अच्छा झेलती है। हाँ बिल्कुल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेन्स की दिशा में ज्यादा होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा। कितनी? टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेन्स की दिशा में करीब 80 से 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक हो सकती है। कंप्रेसिव से भी 2-4 गुना ज्यादा। वाह, तभी बीम वगैरह में इस्तेमाल होती है। लेकिन हाँ, अगर रेशो के पैरेलल मतलब लंबाई में फाड़ने की कोशिश करें तो शियर स्ट्रेंथ कम होती है। ओके। और वजन? स्पेसिफिक ग्रेविटी करीब 1.54 होती है। पर लकड़ी का वजन हम आमतौर पर 12% मॉइस्चर कंटेंट पर बताते हैं। और ये गर्मी की अच्छी इंसुलेटर है, ये तो हमने शुरू में ही कहा था। हाँ, ऊष्मा की कुचालक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ताजी कटी लकड़ी में तो बहुत नमी होती है ना, रस भी होता है। हाँ, 100 से 200% तक नमी हो सकती है, बहुत ज्यादा। तो इसे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिकुड़ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे, कीड़े लग सकते हैं, फंगस लग सकती है। इसलिए नमी निकालना मतलब सीजनिंग बहुत जरूरी है। तो ये सीजनिंग कैसे करते हैं? 2 मेन तरीके हैं। एक तो नेचुरल मतलब हवा में सुखाना, एयर सीजनिंग। इसमें टाइम लगता होगा। हाँ, धीमा तरीका है, पर लकड़ी की क्वालिटी अच्छी रहती है। मॉइस्चर करीब 12-15% तक आ जाता है। और दूसरा है आर्टिफिशियल, भट्टियों में सुखाना, किल्न सीजनिंग। ये तेज है, बस 3-5 दिन लगते हैं। बड़े स्केल पर यही होता है। इसमें नमी और कम हो जाती होगी। हाँ, 10% से भी नीचे ले आते हैं। अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी में 10-12% मॉइस्चर आइडियल मानते हैं। इससे लकड़ी की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब बढ़ जाती है। लेकिन क्या सीजनिंग के बाद भी लकड़ी में कुछ दिक्कतें मतलब डिफेक्ट्स आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। कुछ तो नेचुरल होते हैं, जैसे गांठ, नॉट, जहाँ टहनी जुड़ी होती थी पहले। हाँ, वो रेशो का फ्लो बिगाड़ देती है। या फिर लकड़ी के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिन्हें शेक्स कहते हैं। हार्ट शेक, स्टार शेक, कप शेक, कई तरह के। और फंगस या कीड़ों से भी तो प्रॉब्लम होती है? बहुत। फंगस से जैसे ड्राई रॉट होता है, इसमें फफूंद लकड़ी को अंदर से पाउडर बना देती है, खासकर जहाँ हवा कम हो। और एक होता है वेट रॉट। ये तब होता है जब लकड़ी बार बार गीली हो और सूखे, भूरा सा पाउडर बनता है इसमें। और कीड़े, दीमक का नाम तो सबने सुना है। हाँ, दीमक तो सबसे बड़ी दुश्मन है। वो सैपवुड को खाकर पूरा पाउडर बना देती है। खतरनाक है। और समुद्री इलाकों में मरीन बोरर्स होते हैं, वो खारे पानी में लकड़ी में छेद कर देते हैं। बाप रे, तो फिर इन सब चीजों से लकड़ी को बचाना भी तो पड़ता होगा। प्रिजर्वेशन। बिल्कुल, प्रिजर्वेशन जरूरी है। कई तरीके हैं। जैसे? एक तो सिंपल है, कोल तार लगा देना, टारिंग। या फिर लकड़ी का वो हिस्सा जो जमीन में जाना है उसे हल्का सा जला देना, चारिंग कहते हैं इसे। पेंट करना भी तो एक तरीका है। हाँ, पेंट से सतह बच जाती है, पर ज्यादा असरदार बचाव के लिए केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे क्रियोसोटिंग। ये क्या है? क्रियोसोट एक जहरीला तेल है। रेलवे स्लीपर या समुद्र के आसपास के कामों में लगी लकड़ी पर इसे लगाते हैं। अच्छा, और कोई? एक ASU ट्रीटमेंट भी काफी चलता है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, पानी में घोल कर लगाते हैं। दीमक और फंगस दोनों से बचाता है। हाँ, अच्छा, लकड़ी के अलावा इससे कुछ और प्रोडक्ट्स भी तो बनते हैं ना, जैसे विनियर? हाँ, विनियर मतलब लकड़ी की बहुत पतली परतें, 6 mm तक मोटी। और प्लाईवुड? वो इन्हीं विनियर्स से बनता है। बिल्कुल, कई विनियर परतों को एक के ऊपर एक चिपकाते हैं। खास बात यह है कि हर परत के रेशे मतलब ग्रेन्स पिछली परत के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर रखे जाते हैं। क्यों?
और हाँ, परतें विषम संख्या में होती हैं, 3, 5, 7। ऐसा क्यों? ताकि प्लाईवुड मुड़े या ऐठे नहीं, और इससे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सब दिशाओं में लगभग बराबर हो जाती है। अच्छा, तभी इतना वर्सेटाइल है। फर्नीचर, दरवाजे, छत। हाँ, और कंक्रीट डालने के लिए जो शटरिंग या फॉर्म वर्क बनाते हैं उसमें भी खूब यूज होता है। एक पार्टिकल बोर्ड भी होता है। हाँ, पार्टिकल बोर्ड लकड़ी के बुरादे, छीलन वगैरह को रेजिन के साथ मिलाकर बनता है। ये प्लाईवुड जितना मजबूत नहीं होता, डेंसिटी कम होती है, पर सस्ता पड़ता है। तो संक्षेप में देखें तो हमने लकड़ी के टाइप समझे, मतलब एक्सोजीनस, एंडोजीनस, फिर हार्डवुड, सॉफ्टवुड। हाँ, फिर तने की बनावट देखी, हार्टवुड, सैपवुड, एनुअल रिंग्स। सीजनिंग क्यों जरूरी है और कैसे होती है ये भी देखा, और लकड़ी के डिफेक्ट्स जैसे गांठे, रॉट, दीमक, और उनसे बचाव के तरीके, मतलब प्रिजर्वेशन। और आखिर में प्लाईवुड जैसे प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। आखिर में ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि लकड़ी हजारों साल पुरानी चीज होकर भी आज भी कितनी रेलेवेंट है। सही बात है। और नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रीटमेंट्स इसे और बेहतर बना रहे हैं। देखना होगा कि भविष्य में खासकर सस्टेनेबल डिजाइन की जब इतनी बात हो रही है, तो लकड़ी का रोल कैसे और इवॉल्व होता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो आज हम गहराई से बात कर रहे हैं पेंट और वार्निश की। जी। हमारे पास ना कुछ बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी तकनीकी जानकारी है, और हम सोच रहे हैं कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें थोड़ा आसान करके समझें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। काफी टेक्निकल हो सकता है वरना। बिल्कुल। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं इसे। देखिए, पेंट को हम अक्सर बस रंग ही मान लेते हैं, पर ये असल में मतलब उससे कहीं ज्यादा है। सही बात है। ये लकड़ी हो, लोहा हो या दीवारें, उन पर एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है। हाँ, एक पतली सी परत। हाँ, बहुत पतली। मैंने पढ़ा कि करीब 60 से 150 माइक्रोन, मतलब बाल से भी पतला। बिल्कुल। और ये परत बहुत काम की होती है। और कुछ खास पेंट तो मैंने सुना कीटनाशक भी होते हैं, दीमक वगैरह के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी एक फायदा है। पर पेंट बनता कैसे है, उसके घटक क्या हैं, ये समझना जरूरी है। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। सबसे अहम क्या है? सबसे अहम है आधार, मतलब बेस। यही वो चीज है जो पेंट को वो गाढ़ापन देती है, अपारदर्शिता, मतलब जिससे पीछे की सतह दिखे ना। अच्छा, कवरेज जिसे कहते हैं। हाँ, कवरेज और मजबूती भी। यही चीज पेंट को सिकुड़ने या उसमें दरारें पड़ने से रोकती है। ओके, जैसे कोई उदाहरण? जैसे सफेदा, व्हाइट लीड जिसे कहते हैं, वो लकड़ी के लिए बहुत आम बेस है। हाँ, सुना है। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल नहीं करते, शायद कुछ सेहत से जुड़े कारण होंगे। अच्छा। और फिर जिंक ऑक्साइड है, वो मौसम और केमिकल्स दोनों से ज्यादा बचाता है। और अगर लोहे को जंग से बचाना हो तो फिर आयरन ऑक्साइड वाला प्राइमर वो सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, तो ये बेस तो हुआ मान लीजिए पाउडर जैसा। अब इसको फैलाने लायक कैसे बनाते हैं, मतलब लिक्विड कैसे बनता है? अच्छा सवाल है। वो काम करता है वाहक, यानी व्हीकल या बाइंडर। बाइंडर मतलब बांधने वाला। हाँ बिल्कुल, आप इसे पेंट का गोंद समझ सकती हैं। ये बेस, पिगमेंट सबको पकड़ कर रखता है। अच्छा। और जब पेंट सूखता है तो यही एक लचीली मजबूत फिल्म या परत बना देता है सतह पर। ओके, जैसे अलसी का तेल। हाँ, अलसी का तेल, लिंसीड ऑयल बहुत कॉमन वाहक है। ये सब चीजों को एक साथ जोड़ कर रखता है। समझ गया। तो बेस ने मजबूती दी, वाहक ने सबको बांधा और फैलाया, पर पेंट तो फिर भी गाढ़ा होता है ना लगाने के लिए। हाँ, काफी गाढ़ा। उसे पतला करने के लिए क्या होता है, ताकि ब्रश वगैरह से आराम से लग जाए? उसके लिए होता है विलायक, मतलब सॉल्वेंट या थिनर। थिनर, हाँ ये तो सुना है। हाँ, जैसे तारपीन का तेल, ये पेंट को एक सही कंसिस्टेंसी देता है, लगाने लायक बनाता है। और फिर ये उड़ जाता होगा? बिल्कुल, जब पेंट सूखता है तो ये विलायक या थिनर भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। एक और चीज, पेंट जल्दी सूख जाए इसके लिए भी कुछ डालते हैं क्या? क्योंकि इंतजार कौन करे? हाँ हाँ, डालते हैं। उसे शोषक या ड्रायर कहते हैं। ड्रायर? जी, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे पेंट जल्दी सूखता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? करीब 8% से ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा ड्रायर डाल दिया तो पेंट सूख तो जाएगा जल्दी, पर वो भंगुर हो जाएगा, मतलब उसकी लचक कम हो जाएगी। और फिर दरारें पड़ सकती हैं। बिल्कुल, दरारें पड़ सकती हैं। लिथार्ज एक आम ड्रायर है। समझ गया। तो हो गया बेस, वाहक, विलायक, शोषक, पर भाई रंग कहाँ से आया? हाँ हाँ, सबसे जरूरी चीज तो रही गई,
रंग आता है वर्णक से यानी पिगमेंट से। पिगमेंट। ये बहुत बारीक पाउडर होते हैं, यही पेंट को उसका खास रंग देते हैं। अच्छा। जैसे जैसे जिंक ऑक्साइड सफेद रंग देता है, रेड लेड से लाल, कॉपर सल्फेट से हरा, मतलब जैसा रंग चाहिए वैसा पिगमेंट। वाह, तो इन सब चीजों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर फिर अलग अलग तरह के पेंट बनते होंगे। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से। हाँ, क्योंकि पेंट तो कई तरह के आते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे सबसे आम है तैलीय पेंट, ऑयल पेंट। ये सामान्य कामों के लिए जैसे दीवारों पर, लकड़ी पर खूब चलता है। फिर आता है एनामल पेंट। ये ज्यादा चमकदार होता है और ज्यादा टिकाऊ भी, सख्त परत बनाता है। अच्छा। हाँ, पानी, मौसम, एसिड, क्षार, इन सब का असर इस पर कम होता है, इसलिए इसे बाहर के दरवाजों, खिड़कियों या फिर गाड़ियों वगैरह पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वो जो आजकल बहुत चलता है प्लास्टिक पेंट, इमल्शन। हाँ, प्लास्टिक इमल्शन पेंट, वो पानी आधारित होता है। अच्छा, तेल नहीं। नहीं, पानी। तो इसकी गंध कम होती है, जल्दी सूखता है और सबसे अच्छी बात, इसे धो सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है। बिल्कुल, इसलिए घरों में, अंदर की दीवारों पर, शोरूम वगैरह में ये काफी पॉपुलर है। और एक वो एल्यूमिनियम पेंट का भी जिक्र था, वो क्या खास है? हाँ, एल्यूमिनियम पेंट, वो गर्मी और समुद्री पानी मतलब खारे पानी से जल्दी खराब नहीं होता। अच्छा। और उसकी एक और खासियत है, वो अंधेरे में भी थोड़ा चमकता या दिखता है। सच में? हाँ, इसीलिए उसे गैस टैंक, रेडिएटर या जो पुल वगैरह समुद्र के पास होते हैं उन पर लगाते हैं, सुरक्षा के लिए। कमाल है। और सीमेंट की दीवारों के लिए, उसके लिए भी अलग आता है? हाँ, उसके लिए सीमेंट पेंट आता है, उसे कुछ लोग स्नूसिम भी कहते हैं। वो खास सीमेंट की सतहों के लिए ही बना होता है। ठीक है, तो इतने सारे पेंट हैं, पर कई बार हम देखते हैं कि पेंट लगाने के कुछ टाइम बाद खराब होने लगता है। कहीं से पपड़ी निकलने लगती है, कहीं रंग उड़ जाता है। ये क्यों होता है? हाँ, पेंट में कई तरह के दोष मतलब डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और ज्यादातर की वजह या तो सतह की तैयारी ठीक से ना होना होती है या फिर गलत पेंट चुन लेना। अच्छा। जैसे चटकना या दरारें पड़ना, क्रैकिंग जिसे कहते हैं। ये अक्सर तब होता है जब लकड़ी गीली रह गई हो और उस पर पेंट कर दिया, या फिर पेंट में ड्रायर जरूरत से ज्यादा मिला दिया हो। ब्लिस्टरिंग या पीलिंग जैसे बुलबुले बन जाते हैं, वो ज्यादातर नमी की वजह से होता है, या अगर सतह पर तेल या ग्रीस लगा रह गया हो। हाँ, देखा है मैंने ऐसा। और कभी कभी पेंट पाउडर जैसा बनकर झड़ने लगता है, उसे चॉकिंग कहते हैं। वो तब होता है जब पेंट के बेस में तेल यानी वाहक कम हो। और धूप से तो रंग फीका पड़ ही जाता है, फेडिंग, खासकर गहरे रंग। और भी कुछ होता है? हाँ, एक ब्लूमिंग होता है जिसमें सतह पर धुंधले धब्बे बन जाते हैं। ये खराब वेंटिलेशन की वजह से हो सकता है। और एक सैपुनिफिकेशन होता है जो सीमेंट जैसी क्षारीय सतहों पर होता है, उसमें साबुन जैसे धब्बे बन जाते हैं। बाप रे, इतने सारे दोष। मतलब पेंट लगाना भी एक कला है और विज्ञान भी। बिल्कुल, सही तैयारी और सही चुनाव बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई पेंट की बात। वार्निश और पॉलिश में क्या फर्क है, संक्षेप में? देखिए, वार्निश में रंग नहीं होता, ये बेसिकली रेजिन मतलब एक तरह का गोंद होता है जिसे तारपीन या स्पिरिट जैसे किसी विलायक में घोला जाता है। अच्छा। ये लकड़ी या दूसरी सतहों पर एक पारदर्शी, मजबूत और पानी रोधी परत बनाता है। इससे लकड़ी की अपनी जो खूबसूरती है वो दिखती रहती है और वो सुरक्षित भी हो जाती है। और पॉलिश जैसे फ्रेंच पॉलिश या वैक्स पॉलिश, वो खास तौर पर लकड़ी की सतह को चमकाने, उसकी फिनिशिंग को और बेहतर करने के लिए होती है, एक तरह से सजाने के लिए। और पुट्टी? वो तो हम सब जानते हैं शायद। हाँ, पुट्टी तो सतह पर जो छोटे मोटे गड्ढे या दरारें होती हैं, उनको भरने के काम आती है, ताकि पेंटिंग से पहले सतह एकदम प्लेन, एक जैसी हो जाए। तो कुल मिला के पेंट सिर्फ रंग पोतना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी तकनीक है जिसमें सही चीजों का सही मिक्सचर और सही तरीके से लगाना, ये सब बहुत मायने रखता है, ताकि हमारी दीवारें, दरवाजे, फर्नीचर ये सब सुंदर भी लगें और टिके भी लंबे समय तक। एकदम सही कहा आपने। और देखिए, इस पूरी बातचीत से एक बात और निकल कर आती है। क्या? कि चाहे आप कितना भी महंगा या अच्छा पेंट ले आए, अगर आपने सतह को ठीक से तैयार नहीं किया, या उस सतह के लिए सही तरह का पेंट नहीं चुना, तो नतीजा वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। ये जो हमने डिफेक्ट्स की बात की, वो यही याद दिलाते हैं। बिल्कुल, तैयारी और चुनाव यही शायद सबसे अहम है। हाँ, यही आगे सोचने का बिंदु है कि हम सतह की तैयारी को कितना महत्व देते हैं। एकदम सही कहा। खैर, आज इस दिलचस्प जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।
आज हम बात करने वाले हैं लोहे की, मतलब लौह और अलौह धातुओं की, खासकर लोहे के अलग अलग रूपों पर। जी, हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े कुछ दस्तावेज है। हाँ, तो इन्हीं की मदद से हम समझेंगे अयस्क से लेकर स्टील तक का पूरा सफर। कैसे बनता है, क्या गुण है, कहाँ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं अयस्कों से, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इनमें लोहा काफी होता है, करीब 70-75% तक। अच्छा, और इन अयस्कों से सबसे पहली चीज क्या बनती है? सबसे पहले मिलता है कच्चा लोहा, पिग आयरन। इसमें लोहा तो होता है करीब 95%, पर साथ में कार्बन भी होता है 4-5%। 4-5% कार्बन, ये तो काफी है। हाँ, और सिलिकन, मैंगनीज जैसी दूसरी अशुद्धियां भी। और इसी कार्बन की वजह से शायद ये काफी कठोर और भंगुर होता है, मतलब आसानी से टूट जाता है। एकदम सही। कठोर तो है, पर भंगुर है। इसीलिए न वेल्ड होता है, न रिवेट लगता है इस पर। अच्छा, पर दस्तावेज कहते हैं कि इसमें जंग नहीं लगता जल्दी। हाँ, ये एक फायदा है। और इसको बनाने का तरीका भी है। पहले अयस्क साफ करना, फिर हवा में गर्म करना, फिर वो ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाना। हाँ, स्मेल्टिंग, जिसमें कोयला और चूना पत्थर डालते हैं। जी, कोयला ईंधन के लिए, चूना पत्थर फ्लक्स के तौर पर अशुद्धियां हटाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ कच्चा लोहा। इसके बाद आता है ढलवां लोहा, कास्ट आयरन। ये कैसे अलग है? ढलवान लोहा बनाने के लिए कच्चे लोहे को ही फिर से पिघलाते हैं, क्यूपोला भट्टी में। अच्छा, दोबारा? हाँ, कोक और चूना पत्थर के साथ। इसमें कार्बन थोड़ा कम होता है, करीब 2 से 4%। ओके, कार्बन कम हुआ, तो क्या गुण बदले? हाँ, कार्बन कम होने से और सिलिकॉन, फास्फोरस मिलाने से ये ज्यादा तरल हो जाता है। ढालना आसान। मतलब मोल्डिंग के लिए बेहतर? बिल्कुल। और कार्बन की मात्रा से गलनांक और क्या कहते हैं, तन्यता पर भी असर पड़ता है। लेकिन क्या ये अब भी भंगुर है? और वो मैंगनीज का क्या रोल है? हाँ, अभी भी ये कठोर और भंगुरी है। वेल्डिंग या रिवेटिंग इसमें भी नहीं। मैंगनीज इसे और कठोर बनाता है, तो मात्रा कम रखते हैं, 0.75% से नीचे। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? भारी चीजों में? जी, जैसे कॉलम, बेस प्लेट्स, जहाँ मजबूती चाहिए पर सीधी चोट न लगे। ठीक है, पर अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो टूटे नहीं, जिसे मोड़ सके, वेल्ड कर सके। जरूर, उसके लिए है पिटवा लोहा, रॉट आयरन। पिटवा लोहा? हाँ, ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। 99.5% से भी ज्यादा लोहा। ओह, तो कार्बन? कार्बन बहुत ही कम, 0.05 से 0.15%, बस नाम मात्र का। इसे परावर्तनी भट्टी में बनाते हैं। तो लगभग शुद्ध लोहा? तब तो गुण बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल अलग। ये तन्य है, मतलब तार खींच सकते हैं। आघात वर्धनीय है, मतलब पीटकर चादर बना सकते हैं। और चीमड़ भी है। और सबसे जरूरी बात, वेल्डिंग। हाँ, आसानी से वेल्ड हो जाता है। इसीलिए रिवेट, चेन, छत की चादरें, गेट ग्रिल, इन सब में काम आता है। कमाल है। तो ये हो गए लोहे के 3 मुख्य रूप। अब आते हैं स्टील पर। इस्पात, ये शायद सबसे कॉमन है। हाँ, कह सकते हैं। स्टील भी असल में लोहा और कार्बन का ही मिश्रण है, पर इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कंट्रोल में रखी जाती है। और उसी से स्टील के प्रकार तय होते हैं। जी हाँ, जैसे मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील। इसमें कार्बन कम होता है, 0.15 से 0.30%। ये लचीला होता है। और फिर होता होगा हाई कार्बन स्टील। बिल्कुल, उच्च कार्बन इस्पात। इसमें कार्बन 0.55 से 1.5% तक। ये ज्यादा मजबूत, कठोर होता है, धार अच्छी रखता है। तो औजार वगैरह इससे बनते होंगे? हाँ, काटने वाले औजार, मशीन के पुर्जे, लेकिन इसे फॉर्ज करना या वेल्ड करना मुश्किल होता है इसकी कठोरता की वजह से। और वो जिसमें जंग नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में लोहे कार्बन के साथ मेन है क्रोमियम, करीब 18%, और निकल, करीब 12%। क्रोमियम की वजह से जंग नहीं लगता। जी, क्रोमियम एक सुरक्षा परत बना लेता है। इसका इस्तेमाल तो बहुत है, बर्तन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बॉल बेयरिंग। अच्छा, और भी तरह के स्टील हैं क्या, जैसे रेल की पटरियों वाले? हाँ, वो मैंगनीज स्टील होता है, बहुत घिसाब सह लेता है। और वेनेडियम स्टील भी है, जो एक्सल और स्प्रिंग में काम आता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील तो खुद बच जाता है जंग से। हाँ, बाकी लोहे या स्टील का क्या, उन्हें कैसे बचाते हैं? हाँ, जरूरी सवाल है। उन पर परत चढ़ाते हैं दूसरी धातु की। जिंक की परत चढ़ाना हुआ गैल्वेनाइजिंग। जैसे वो छत वाली चादरें। हाँ, या बाल्टियां। और अगर टिन की परत चढ़ाएं तो वो टिन प्लेटिंग, जैसे खाने की कैन। समझ गया।
तो हमने देखा कि कैसे अयस्क से कच्चा लोहा, फिर ढलवा लोहा, फिर एकदम शुद्ध पिटवा लोहा और आखिर में स्टील, जिसके खुद इतने प्रकार हैं। बिल्कुल। और ये सब मुमकिन हुआ मुख्य रूप से सिर्फ कार्बन की मात्रा को बदलने से। है ना कमाल की बात। कहाँ एक चीज भंगुर है, टूट जाती है, और कहाँ वही थोड़ी सी मिलावट बदलने पर तन्य और मजबूत बन जाती है। सही कहा। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि एक ही तत्व लोहा, उसमें कार्बन की थोड़ी सी मात्रा बदलने से कितना फर्क आ जाता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में धातु विज्ञान हमें और कौन से कमाल के अलॉय देगा, शायद ऐसे गुण जो हम आज सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ शायद आज की बातचीत खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हमारे पास कांच और प्लास्टिक पर कुछ दिलचस्प नोट्स और लेख हैं। रोजमर्रा की चीजें हैं ना। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी सोचा है कि भाई ये खिड़की वाला कांच और वो जो लैब में बीकर होता है, वो इतने अलग क्यों है? या फिर प्लास्टिक की कुर्सी और बिजली का स्विच, ये एक ही चीज से क्यों नहीं बने होते? सही बात है। चलिए आज जरा इसी विज्ञान को खंगालते हैं। इन आम चीजों के पीछे क्या है? बिल्कुल। तो कांच से शुरू करें। हाँ, कांच से ही करते हैं। देखिए, कांच सिर्फ पिघली हुई रेत नहीं है। मतलब रेत तो है, सिलिका, हाँ। लेकिन उसमें सोडा और चूना पत्थर जैसी चीजें भी मिलाई जाती हैं। यूं समझिए ये एक रेसिपी की तरह है। अच्छा। हाँ, और हर चीज का अपना काम है। मतलब? सिर्फ रेत क्यों नहीं, ये बाकी चीजें क्या करती हैं फिर? बढ़िया सवाल। देखिए, सोडा डालने से कांच कम तापमान पर पिघल जाता है। ओह अच्छा, आसानी हो जाती है बनाने में। और अगर पोटैश मिला दें तो कांच ज्यादा गर्मी झेल सकता है, मतलब फायर रेजिस्टेंट बनता है। अच्छा। और एक कमाल की बात बताऊं? हाँ। अगर इसमें थोड़ा टूटा हुआ कांच, जिसे क्यूलिट कहते हैं, हाँ, सुना है मैंने। तो इसे बनाने में कम एनर्जी लगती है और लागत भी कम हो जाती है। वाह, तो ये मिक्सचर ही है जो कांच को इतना वर्सेटाइल बनाता है। अच्छा, इसे आकार कैसे देते हैं? वो फूंक मारकर बर्तन बनाते हैं, वो तो देखा है। हाँ, वो ब्लोइंग कहलाता है, बोतलें, जार वगैरह के लिए। ठीक है। लेकिन कांच की शीट, जैसे खिड़की के शीशे, वो रोल करके या खींचकर ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा। लेंस या दर्पण जैसी चीजों के लिए सांचों में ढालते हैं, कास्टिंग। और इंसुलेशन के लिए कांच के बहुत ही महीन रेशे भी बनाते हैं, स्पिनिंग से। रेशे? कांच के? सच में? जी हाँ, फाइबर्स। जी। और ये सब होता है लगभग 1400-1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाने के बाद। बहुत ज्यादा गर्मी। बाप रे। अच्छा, और अलग अलग तरह के कांच भी तो होते हैं, जैसे वो ओवन वाला पायरेक्स। हाँ, पायरेक्स या बोरोसिलिकेट कांच कह लीजिए, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। उसमें क्या होता है, बोरॉन ऑक्साइड मिला होता है। अच्छा। इसकी वजह से वो गर्म होने पर फैलता बहुत कम है। अच्छा, इसीलिए वो ओवन में चटकता नहीं। बिल्कुल। आप उसमें खौलता पानी डालिए या सीधे ओवन में रखिए, टूटेगा नहीं। दूसरी तरफ जो खिड़कियों में लगता है वो सोडा लाइम ग्लास है। उसमें सिलिका करीब 70-75% होती है। और वो जो सेफ्टी ग्लास होता है कारों में, वो कैसे काम करता है? वो टूटता तो है पर बिखरता नहीं। हाँ, सेफ्टी ग्लास या लैमिनेटेड ग्लास, उसमें दरअसल कांच की 2 परतें होती हैं। अच्छा। और उनके बीच में प्लास्टिक की एक पतली सी परत चिपका देते हैं। ओहो। तो अगर कांच टूटता भी है तो वो टुकड़े उसी प्लास्टिक से चिपके रहते हैं, इधर उधर बिखरते नहीं। समझ गया। और जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है वो इसी का एक और ज्यादा मजबूत रूप है। उसमें कांच और विनाइल रेजिन की कई सारी परतें होती हैं। एक और जरूरी प्रोसेस है एनीलिंग। एनीलिंग, वो क्या है? इसमें कांच को बनाने के बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इससे वो ज्यादा मजबूत बनता है, अंदर का स्ट्रेस कम हो जाता है। कमाल है, कांच की दुनिया तो वाकई बहुत गहरी है। अच्छा, अब जरा प्लास्टिक पर आते हैं। ये तो पूरी तरह इंसानों की बनाई चीजें है ना? हाँ, ज्यादातर प्लास्टिक असल में बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर, हाँ। इनको बनाने के लिए रेजिन तो मुख्य चीज है, लेकिन साथ में कई और चीजें भी मिलाई जाती हैं। जैसे प्लास्टिसाइजर, उसे लचीला बनाने के लिए, फिलर, मजबूती बढ़ाने या फिर लागत कम करने के लिए, रंग तो डालते ही हैं। और कभी कभी स्नेहक या उत्प्रेरक भी। मैंने सुना है प्लास्टिक 2 मेन टाइप के होते हैं। एक को बार बार पिघला सकते हैं, दूसरे को नहीं। कुछ ऐसा? बिल्कुल सही। ये सबसे जरूरी अंतर है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाँ, यही नाम है। तो थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि पीवीसी,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे वो पानी के पाइप बनते हैं या फर्श की टाइलें। हाँ। इनको आप गर्म करेंगे तो नरम हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, फिर ठंडा होने पर सख्त। ये प्रोसेस बार बार कर सकते हैं। मतलब रिसाइकिल हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए इनकी कबाड़ में कीमत भी होती है। अच्छा, और वो दूसरे वाले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि बेकलाइट। पुराने जमाने के बिजली के स्विच देखें, काले वाले? हाँ, देखें। वो बेकलाइट के होते थे। इनको जब पहली बार गर्म करके किसी आकार में ढाला जाता है तो इनमें एक परमानेंट केमिकल बदलाव आ जाता है। अच्छा। उसके बाद आप इन्हें दोबारा गर्म करके पिघला नहीं सकते, इनका आकार नहीं बदल सकते। तो ये ज्यादा पक्के होते हैं? हाँ, अक्सर ज्यादा मजबूत होते हैं, गर्मी भी ज्यादा सह लेते हैं, लेकिन ये भंगुर हो सकते हैं, मतलब चोट लगने पर टूट सकते हैं और इन्हें रिसाइकिल करना मुश्किल है, तो इनका कबाड़ी मूल्य वो नहीं होता। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, थर्मोकोल के बारे में क्या? वो भी तो प्लास्टिक ही है। हाँ, थर्मोकोल या पॉलीस्टाइरीन कह लीजिए, वो एक तरह का सेल्यूलर प्लास्टिक है। सेल्यूलर मतलब उसमें हवा के बहुत छोटे छोटे बुलबुले भरे होते हैं। इसी वजह से वो इतना हल्का होता है और इतना अच्छा इंसुलेटर होता है। हाँ, वो पैकिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, या कोल्ड स्टोरेज वगैरह में इंसुलेशन के लिए। पर एक चीज ध्यान रखने वाली है। क्या? कि ये पेट्रोल या तारकोल जैसी चीजों से खराब हो जाता है, गल जाता है। ओहो, ये पता नहीं था। एक और दिलचस्प प्लास्टिक का जिक्र था नोट्स में, एक्रिलिक शीट। हाँ, वो कांच जैसी दिखती है, ट्रांसपेरेंट, पर कांच से कई ज्यादा मजबूत होती है। मतलब टूटने का खतरा बहुत कम, करीब 10 से 17 गुना ज्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। अरे वाह, तो ये कहाँ इस्तेमाल होती है? जैसे गाड़ियों की खिड़कियों में या साइन बोर्ड वगैरह में। और हाँ, एक और चीज थी, जियो टेक्सटाइल, ये क्या है? ये एक तरह का सिंथेटिक कपड़ा है। इसे मिट्टी के कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सड़क बनाने में, मिट्टी की परतें अलग रखने के लिए, या पानी की निकासी, ड्रेनेज में मदद करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये जमीन के अंदर इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल। तो हमने देखा कि कांच और प्लास्टिक दोनों ही कितने विविध और जरूरी मटेरियल हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपनी बनावट, अपने गुण और अपने इस्तेमाल। हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं ये। सही कहा। और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में हम इन दोनों मटेरियल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मतलब इनके अलग अलग गुण हैं, बनाने के तरीके अलग हैं, पर्यावरण पर असर भी अलग अलग है, जैसे रिसाइकलिंग को ही देख लें। हाँ, ये तो है। तो आगे चलकर बिल्डिंग डिजाइन में या दूसरी चीजों में इनके इस्तेमाल में सही संतुलन कैसे बनाया जाएगा, टिकाऊपन और परफॉर्मेंस के बीच, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।